सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी और मखसूस गिरोह का नाम नेहाद प्रोपेगेंडा किसी से अब ढका छुपा नहीं है। बलूचिस्तान के ज़िला गवादर में एक बार फिर से दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दहशतगर्दों की जानिब से गाड़ियाँ रोक कर मुसाफिरों की शनाख्त परेड की गई है और नाकाबंदी के दौरान फायरिंग करके 6 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कलमत में दहशतगर्दी की मजम्मत की और कहा कि मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी और उसके जवाब में पाक फौज के बरवक्त और बेहतरीन जवाब ने जहां कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया, वहीं इस दहशतगर्दी की सहूलतकार तंजीम बलोच यकजहती कमेटी भी परेशान नजर आती है और रियासत के खिलाफ एहतजाज की आड़ में बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। मारंग बलोच की गिरफ्तारी पर जहां इसकी सहूलतकार जमात PTI ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, वहीं मलाला यूसुफजई भी दहशतगर्दों और बलोच यकजहती कमेटी जैसे मुल्क दुश्मन तंजीमों के हक में बोल पड़ी है, जिसके बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए हड़ताल और शटर डाउन की कॉल दे दी है। साथ ही अख्तर मैंगल की जानिब से 28 मार्च को वड में कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इसका ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी क्रिएट करी जा रही है? जब भी रियासत दहशतगर्द समेत उनके सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग करती है और इस हवाले से कोई ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है तो कई गैर मुल्की सहूलतकार इंसानी हकूक़ का राग अलापना शुरू हो जाते हैं। ये दहशतगर्दी इसी तरह बढ़ती रहे, क्या ये इनका एजेंडा है? अब वक्त आ गया है कि रियासत और सिक्योरिटी इदारों को इन दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ आइन के अंदर रहते हुए आहनी हाथों से निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग सिर्फ रियासत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के निहत्ते और मासूम आवाम के भी खुले दुश्मन बनकर सामने आ चुके हैं। और इस वक्त रियासत और रियासती इदारों को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है, क्योंकि अवाम के सामने मुल्क दुश्मनों का चेहरा हो चुका है। तमाम तर मामलात पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, और सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, माहिर बैन अक़वामी अमूर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है या फिर इन कलदम तंजीमों के ख़िलाफ़ जिनको इंटरनेशनली भी अब रिकगनाइज़ कर लिया गया है, कोई एक्शन लिया जाता है तो बहुत सारे इंसानी हकूक़ के अलमबरदार सामने आ जाते हैं ये कहकर कि जी इनको आप राइट ऑफ स्पीच नहीं दे रहे हैं, बग़ैर इसका इसको क्लैरिफाई किए या इसको इंडिविजुअलाइज किए कि ये किसी भी इंसान के लिए या किसी भी इलाके के लिए क्या गलत कर रहे हैं चीज़ें। क्या आपको लगता है कि ये इनका कोई पर्सनल एजेंडा होता है इसलिए ये ऐसा कर रहे होते हैं, या इनको पता नहीं होता कि असल मुद्दा क्या है? नहीं जी, पता होता है। देखा जाए पाकिस्तान में जो टेररिज्म है ये बेसिकली एक ट्रायंगल है और ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझा जाए। इसका एक सिरा जो है ट्रायंगल का, बल्कि उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो दिल्ली में है और इसका एक सिरा काबुल में है, और फिर फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन कह लें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली BLA हिंदुस्तान में और TTP जो है KP में, बाकी इनकी सब्सिडरीज है। और थोड़ा अगर पीछे अगर देखें बैकग्राउंड में फिर आपको नज़र आएंगे US बेस्ड और UK बेस्ड सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स और इंफॉर्मेशन राइट्स के ग्रुप्स हैं, जिसमें अभी मलाला यूसुफजई अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट के पाकिस्तान ने बड़ी पजीराई की कि गलत टाइम पे जो है ना वो उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये जो आई थिंक बैकअप सपोर्ट है जो वेस्ट से हो रही है अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री के, इसके अंदर फिर आई थिंक उनकी हॉस्टाइल एजेंसी की शामिल, तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। अभी इसको अगर आप देखें कि अभी जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ तो सो कॉल्ड बलोच यकजहती कमेटी जो है इससे कोई बात नहीं की इस पर, बल्कि जब लोग आइडेंटिफाई हुए कि जी ये तो आपके मिसिंग पर्सन थे और यहाँ पे मारे गए, तो फिर इनका रोना शुरू हुआ। और अब जब चीज़ें एक और आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि जाफर एक्सप्रेस के जो लोग मारे गए उनसे जो त्राया फोन बरामद हुए और सेटेलाइट कम्युनिकेशन पकड़े, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और मेरे ख्याल में जो वारंग बलोच का जो कम्युनिकेशन था
اور ان کا جو سو کالڈ نیٹ ورک ہے وہ بڑا ایکسپوز ہوا، اس لیے آئی تھنک بہت زیادہ چیخیں نکل رہی ہیں بھارت میں بھی. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی گورو واریئر جیسے ایڈیٹس ہیں وہ ٹرول کر رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جی کہ یہاں پہ مینلی لیٹس یوتھ انوالوڈ آل دیٹ. پھر اس میں سرداروں کا رول رہتا ہے، اسپیشلی آئی وڈ سے جو ڈیزیڈنٹ سردار ہیں. اختر میگل صاحب اس آئی تھنک لائن میں کھڑے ہو گئے، رام داغ بگٹی ہے، ہرگار مری ہے. تو یہ بیسیکلی ایک گروپ ہے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا آئی تھنک یہی ہے کہ انٹرنلی تو آپ نے لڑنا ہے ملیٹنسی سے، ٹیررزم سے، جو عدم استحکام پروگرام کے تحت چیزیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ ان کو کرش کیا جائے گا ٹو دا لاسٹ مین. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے انشاءاللہ اینڈ آف دا ایئر آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی بندہ. دوسرا جو اس کے اسپانسرز ہیں، چاہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کاٹنے کا ٹائم ہے. اینڈ بیسیکلی بھارت کو اسی کوائن میں جواب دینا پڑے گا جو وہ کرتا ہے. بلکہ وہ تو بڑا اوپن ہی کہتے ہیں گھس کے ماریں گے اینڈ آل دیٹ، اور میڈیا ان کا سپورٹ کرتا ہے. انفارمیشن ڈومین میں ڈپلومیٹیکلی، اور دو آپ کے پاس بالکل ساتھ آپ کہہ لیں، ایک آکوپائڈ ریاست ہے، آکوپائڈ کشمیر اور خالصتان. اس کو ٹوٹل ابھی پاکستان شوڈ گو آن دی اوفینسو. جو بھی ہمارا ویئر ودال ہے، کلیئر میسج ٹو انڈیا کہ یہ نہیں چل سکتا، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کی اسٹیبلائز ہوتا ہے یا انٹیگریٹی کو خطرہ آتا ہے تو بھارت بالکل نہیں بچے گا. نو بڈی ول بی سیف. اور باقی انٹرنیشنلی آئی تھنک جو ہوسٹل ایجنسیز اگر آپ کا ثبوت ہے، لائک لندن سے کافی لندن میں الطاف حسین بھی بیٹھا ہوا ہے، ہرگار مری صاحب بھی ادھر پھر ہوتے ہیں، اور بکٹی بھی ادھر سے ہو کے گزرتا ہے. جو بھی ڈیزیڈنٹ ہے پاکستان کے خلاف کام کرنے سے وہاں پہ کیوں ہاؤسڈ ہے، وائی برٹش گورنمنٹ ڈسپائٹ ہمارے اچھے ریلیشن ہیں کیوں سپورٹ کریں. تو اس پہ آئی تھنک کام کرنے کی ضرورت. عبداللہ حمید گل صاحب، ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جنہیں ہم کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر کئی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، جن کو آرگنائزیشن ہائر کرتی ہیں اور وہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیر سرٹن پیپل ہو آر ان اویئر کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو کہ سو کالڈ صرف ایک لبرل کہلانے کے چکر میں اس طرح کی بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ویمن رائٹس کے اوپر اب جیسے مہارنگ کے لیے بات کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مزید کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے؟ وہ تمام چیزیں جو مہارنگ اور پھر ان کے پیچھے رہنے والے لوگ، یا پھر جو ابھی کراچی سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، اس کے لیے ایک مزید کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کی جانب سے غلط کی جا رہی ہیں؟ بیکاز میڈیا پر کچھ چیزیں ہیں بٹ دیر آر سرٹن تھنگز وچ آر ناٹ دیر. میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جعفر ایکسپریس کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک بالکل سینٹیمنٹ جو تھا قوم کا وہ تبدیل ہو گیا. اور وہ جو لوگ معصوم چہرے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کو میں کہتا ہوں کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، مہارنگ بلوچ اور اس کے ساتھی، وہ تمام کے تمام بری طریقے سے قوم کے اندر ایکسپوز ہو گئے. اور لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ جو تھا وہ ریاست کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ تمام ایسے چہروں کے خلاف جو ہے وہ نبردآزما ہونے کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے آنے کے بعد جہاں پوری دنیا میں بی ایل اے کو لعن طعن کی جاتی ہے، ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے امریکہ، چین، ایران اور دیگر ممالک کی جانب سے، تو پاکستان کا سفارتی نظریہ جو ہے وہ تو تقویت ملتی ہے. لیکن جہاں جو ہم نے کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. یعنی کہ 9/11 کے بعد جس طریقے سے امریکہ میں ایک پیٹریوٹ ایکٹ بنایا گیا تھا، اس کے تحت جو ہے کوئی بھی ایسا جو دہشت گردوں کو گلوریفائی کرتا تھا یا اس کے جو معاونت کرتا تھا یا ان کا کوئی سہولت کار تھا، ان کو جو ہے وہ سختی سے قانونی طور پر نپٹا جاتا تھا. کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں یا پاکستان کے جو بلوچستان کی اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ایسی قرارداد لائی گئی؟ جب تک آپ قرارداد نہیں لائیں گے اور قانون نہیں بنائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مہارنگ جیسی آوازیں جو ہیں، شمیدین جیسی آوازیں جو ہیں وہ نکلتی آئیں گی. اب یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں. ابھی جیسے مہارنگ بلوچ کی جو باتیں یہ تھیں کہ جی میرے تو کپڑے، اور پھر اس کے بعد پہلے سال کپڑے بیچے والدہ نے اور دوسرے سال زیور بیچے. حالانکہ ایک بنیادی بات ہے، مطلب ایک سمپل سی بات ہے کہ جس کے پاس پہلے زیور ہو وہ کپڑے کیوں بیچے، اور کیا کپڑے بیچ کے اتنے پیسے حاصل ہو جاتے ہیں؟ آپ کون سے کام خواب اور بڑے کوئی زری جو لباس جو ہے وہ زیب تن کر رہے تھے؟ محمد علی صاحب، ایک پروپیگنڈا اس وقت جو سوشل میڈیا پر یا ادروائز بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اگر یہ ان کی باڈیز تھی تو ان کو دکھا دینی چاہیے تھی، کیوں دکھائی نہیں گئی؟ بٹ ایک کلیئر موقف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جعفر ایکسپریس میں یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے معصوم جانوں کو یرغمال بنایا، ان کے عوض اپنے مطالبات پورے، ان کی جانوں کے عوض اپنے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی گئی، اور ریاست نے ان کو مارا، ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اینڈ اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن چل رہی ہے. جو بھی اس کا ایک ڈیو کورس ہے، جو اس کا پروسیس ہے وہ پورا ہوگا.
फिर उसके पीछे एक मनफी प्रोपेगेंडा ये शामिल करने की कोशिश की गई कि जी आप उनको दिखा देते अगर ये उनकी बॉडीज थी, आप उनको बता देते अगर ये मिसिंग पर्सन्स थे और नहीं थे, बट दीज वर दोज पीपल जिनको मारा गया उन ऑपरेशन के दौरान। तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ मेरे ख्याल में हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि भाई उनकी आइडेंटिटी क्या थी, और आप आकर रियासत के ख़िलाफ़ कोई एक प्रोग्राम बनाकर या एक कोई प्रोग्राम लॉन्च करके वो बॉडीज़ वहाँ से उठाकर नहीं ले जा सकते। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको पहले तो समझने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें खड़ी हो रही हैं और बात कर रही हैं, ये गलत मुतालबा है फर्स्ट ऑफ ऑल। जी मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं अगर मुख्तसरन देखें, आपको जो दुश्मन की हिकमत अमली है और जो निज़ाम है उसको समझने की ज़रूरत है। हमारी अप्रोच ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली रिएक्टिव रहती है, और हमारी रियासत और हुकूमत की भी जो अप्रोच बलूचिस्तान की जानिब रही है वो दो एक्सट्रीम्स रहे हैं। या तो आप सरदारों को अपीज करते रहे हैं या फिर आप काइनेटिक करते रहे हैं, और ये दोनों मैक्सिमलिस्ट और अपोजिंग अप्रोच जो है ये बैड गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जिस तरह आर्मी चीफ ने बिल्कुल सही कहा उस दिन पार्लियामेंट्री कमेटी में कि पाकिस्तान फौज के अफसर और जवान कब तक जो है बैड गवर्नेंस की कीमत अपने खून से अदा करते रहेंगे। तो और ये बैड गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट है भी नहीं। उनकी जो कुर्बानियां हैं उसको जितना भी इखराज अकीदत पेश किया जाए वो कम है, लेकिन ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखिए, तो बुनियादी तौर पे ये जो नेटवर्क इस तरह ब्रिगेड साहब ने भी बताया अभी, तो उसको मैं थोड़ा सा डेवलप करके आपसे सामने रखता हूँ। देखिए, 5 जो है इनकी हिकमत अमली के जो आप यूँ समझे कि पिलर्स या हिस्से हैं। मास्टरमाइंड डेफिनेटली न्यू दिल्ली है, रॉ है, और लॉजिस्टिकल, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल और जो मिलिट्री सपोर्ट है वो अफगानिस्तान से दी जा रही है, कुछ लोगों को ईरान से भी मिल रही है। अच्छा, फिर हम आते हैं कि पाकिस्तान, ये एक्सटर्नल प्रॉन्ग्स हैं। इंटरनल लेवल पे 3 और सपोर्ट बेस है। एक जो है, इन्होंने कुछ ऐसे स्टूडेंट तंजीमें बनाई हैं जो कि बड़े बिनाइन और गैर मासूम महसूस अंदाज में मुख्तलिफ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में वो लोगों को कल्टिवेट करते हैं, जिनको जहाँ ये नैरेटिव प्रमोट भी करते हैं, और मासूम जो बलोच नौजवान हैं उनको इस नैरेटिव के जरिए से गुमराह करके कल्टीवेट करते हैं, और फिर उसमें से जो हार्ड कोर होते हैं उनको ये सिलेक्ट करके ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भिजवा देते हैं। और फिर जो चौथा प्रोंग है वो इनका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट का फेस है, मारंग बलोच जैसे लोगों के शक्ल में, जो कि इसको जस्टिफाई करता है कि जनाब ये तो मिसिंग पर्सन है। भाई, जितने दहशतगर्द BLA, BLF और मजीद ब्रिगेड के हैं वो पाकिस्तानी कानून और रिकॉर्ड के मुताबिक तो मिसिंग पर्सन ही है ना, क्योंकि वो घर और रियासत छोड़ के हथियार उठा के जा चुके हैं दूसरे मुल्कों में। तो इसमें क्या ऐसी रॉकेट साइंस है? जो लोग हथियार उठाते हैं या रियासत के खिलाफ बात करते हैं उनको हमें पहचानना होगा। और आखिरी बात कि जितनी फॉरेन सपोर्ट है, मैं समझता हूं कि हमें क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। एक इंटरनेशनल जो है हमें लॉबिंग भी करनी चाहिए, और एक्सपोज हमें रेगुलरली इंटरनेशनल मीडिया, थिंक टैंक्स के और एकेडेमिया के जरिए से जो एक्सटर्नल सपोर्ट है, वो चाहे भारत की हो, किसी और मुल्क की हो। अब्दुल्ला गुल साहब, हम कंटिन्यूसली एक पॉलिटिकल कंसेंसस की कोशिश कर रहे हैं, इस मामले पर भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारा कोई 1 पॉइंट एजेंडा अभी तक पॉलिटिकली इस हवाले से सामने नहीं आया, या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कोई भी शख्स जो कि पॉलिटिकली उसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक हो, लेकिन वो अगर इस मामले में क्लियर नहीं है या वो ऐसे दहशतगर्दों के हक में बोलता है तो वो मुल्क के मफाद में नहीं बात कर रहा। देखिए, आपको याद है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने एक बात कही थी, और अमेरिका ने ये कहा था कि आर यू विद अस और नॉट। हमें भी अपने लोगों से अब ये सवाल पूछना चाहिए है कि आर यू विद अस ऑन टेररिज्म और नॉट। हमारे लोग इस टाइम पे जो सूरत हाल बन रही है वो बड़ी खतरनाक है, और वो ये है कि अब आप देख लें कि कौमी सलामती की मीटिंग हुई, उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने जो है उसका बाइकआउट किया। क्यों किया भाई? एक ये कौमी मामला था, उसके ऊपर आपको कंसेंसस डेवलप करना चाहिए था। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ऐसी तमाम तंजीमों का मुहासबा करे। हाँ भाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी आप अपनी सिफारिशात पेश करते, आप जरूरी नहीं है कि उस मीटिंग के जो मामलात थे उनसे इत्तफाक करते, लेकिन आप उसमें बैठते, अपना राय जो है वो पेश करते। लेकिन जो इसमें अहम बात यह है कि कौमी सलामती की मीटिंग के बाद हम ये सोच रहे थे कि कोई बहुत जल्द कोई अमली तौर पर उसका शक्ल जो है वो वाजे होगी, लेकिन वो अमली शक्ल जो है अभी तक वाजे क्यों नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान में जो है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा? और फिर देखिए ना, मास्टर प्लान तो
मौजूद है। 9/11 जब 9/11 कह रहा हूँ, ये APS के बाद जब हमने एक कौमी कंसेंसस के साथ हमने नेशनल एक्शन प्लान डेवलप किया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है हम चलते रहे और 96% दहशतगर्दी का कला कमा किया पाकिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि प्लान हमारे पास मौजूद है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? नेशनल एक्शन प्लान पे जिन लोगों ने अमल नहीं किया, आखिर क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? उन्होंने क्यों नहीं अमल किया? क्योंकि वो कौमी मुजरिम इसलिए ठहरे क्योंकि उनकी वजह से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, उनके अमल दरामद ना करने की वजह से आज पाकिस्तान के लोग जो है वो शहादतें, और खास तौर पे पाकिस्तान अफवाज जो है वो शहादतें दे रही हैं। जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने ये कहा कि बिल्कुल आर्मी चीफ ने कहा कि कब तक हम बैड गवर्नेंस का जो गैप है वो शहीद जवानों के खून से जो है वो देते रहेंगे। तो फिर इसका मतलब ये है कि बैड गवर्नेंस जो थी वो कल भी थी, वो आज भी मौजूद है। तो क्या हमने इन्हीं लोगों के साथ जो है बैड गवर्नेंस के तरीकों को अपनाते हुए आगे चलना है और फिर हमें मजीद शहादतें देनी है? ये हमें फैसला करना है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है क्योंकि पॉलिटिकल एंड पर कोई क्लियर बात सामने नहीं आती है बहुत दफ़ा मामलात के ऊपर, इसी वजह से आवाम में भी उसका एक तज़ब्ज़ुब फिर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो भले से आपकी डिफेंस, जिस तरह से आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हमारे गवर्नेंस के गैप है, जब तक, और वो गवर्नेंस के गैप मेरे ख्याल में क्लियर उस वक्त भी हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए कि ये इस तरह की पार्टीज़ हैं या इस तरह की जो जितनी भी पार्टीज़ हैं या इस तरह की जितनी भी दहशतगर्द BLA एंड सो ऑन जितने भी हैं तंजीमें हैं, जिसका भी इस तरफ झुकाव नज़र आएगा उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। आई थिंक इसका जो लुबेलबाव वही है कि जो चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को भी एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ मूव करना है, और उसके 3-4 पहलू हैं, मतलब इसमें इसका जवाब आज एक तो गुड गवर्नेंस की बात हुई, और अभी बलूचिस्तान में कैटेगरी A-B एरियाज का बड़े अरसे से चल रहा है। इन सिब्बी का जो DPO है वो सिब्बी की म्यूनिसिपल बाउंड्री के बाहर ऑपरेटिंग, जस्ट इमेजिन। तो किस तरह, मतलब 80-90% एरिया अगर ऐसा इसमें पुलिस जा ही नहीं सकती, जो बेसिक फ्रंट लाइन है फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड टेररिज्म। तो आपने ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में चेंजेस लानी है, गवर्नेंस बेहतर करनी है। जैसा अभी लेवी का क्यों ख्याल आया कि जिसको अपग्रेड किया जाए या कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, KP की पुलिस की, गंडापुर साहब वैसे तो हर हफ्ते जो है पिछले साल से वो मार्च ही करते हैं, लेकिन उधर फोकस होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी है जाती बड़ी ज़रूरी है, आवाम की भी और गवर्नमेंट की भी, जिसमें भी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है ट्रैजेक्टरी जो है, ताकि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन से डोनर्स या ऐसे कंट्रीज फिर वो अपनी वो बनवाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इज कि आपने यूथ जो है बलूचिस्तान का स्पेशली उसको आपने ऑन बोर्ड लेना है, और ये आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ग्वादर में जैसे अगर मछलियाँ पकड़ता है कोई बंदा, तो उसके बच्चे को कम से कम उस लेवल पे आप ले जाएं, then he becomes a hotel manager or a CEO in Pearl Continental होटल लगवा, फिर उस लेवल पे लेके जाएं। तो क्योंकि वो कराची और पंजाब से पीछे रह गए, और ये भी एक वजह है जहाँ पे सरदारों ने उनको ब्लफ किया है कि अभी गन उठा लेते। हालांकि अगर आप देखें मकसद मैगर साहब का मैं देख रहा था स्टेटमेंट, और एक हमारे दोस्त बता रहे थे कि सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां इनकी हैं बलूचिस्तान में, किस चीज की महरूमी है। एंड दैट ऑफ कोर्स इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन है, एंटी टेररिस्ट जो हमारे अदारे हैं लाइक नेक्टा है, उसको फाल करने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और नो नॉनसेंस अगेंस्ट लेट्स से टेररिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर कंसेंसस होना चाहिए। टेररिज्म के अगेंस्ट कोई भी ऐसा बात नहीं होनी चाहिए, ना कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। अब हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट ने भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसे एक ख़तरा करार दिया है और उसके अगेंस्ट पाबंदी का मुतालबा भी किया। इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ले रहे ब्रेक। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। भारत आलमी दहशतगर्द और खित्ते के अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है, जिसका मुंह बोलता सबूत मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी कमीशन रिपोर्ट है, जिस पर उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। अमरीकी कमीशन ने भारतीय खुफिया एजेंसी पर पाबंदी की सिफारिश करते हुए ये कहा है कि भारत में अक़लियतों के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी कमीशन ने भारत को अक़लियतों से मुतालिक गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा कर दिया है। इस रिपोर्ट ने रॉ को मुनज़्ज़म नफरत अंगेज़ महमात का जिम्मेदार करार दिया है, जिसके बाइस 1200 नफरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा हुए हैं।
रॉ की पुरतशद्दुद हिकमत अमलियों के सबब अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में 70% तक इजाफा हुआ है, जिससे भारत का खुफिया रियासती जबर आलमी सतह पर बेनकाब हुआ है। अमेरिका की इस रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह किया गया है कि रॉ अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक डेटा में रद्दो बदल और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर अक़लियत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने हुकूमती अनासिर के साथ मिलकर नफरत अंगेज़ तकारीर को जवाज़ बनाकर तकरीबन 1100 अक़लियती रहनुमाओं के मावराए अदालत कत्ल भी किए हैं। अगर बात करें साल 2023 की, जिसमें खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में कत्ल किया गया था, जिसके बाद कनाडा के वज़ीर आज़म ने भारत पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्विस है, जबकि कनाडा ने भारतीय एजेंसी के रॉ के ओहदेदारान को भी मुल्क बदर किया था। सवाल ये है कि आलमी ताकतें भारत के खिलाफ एक्शन कब लेंगी? खुफिया जो सरगर्मियां हैं, इस पर क्या आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने रहेंगे या हमें जल्द इसके खिलाफ कोई एक्शन नज़र आएगा? और ये एक्शन हम कब देखेंगे? और इसके लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका की ये रिपोर्ट हो या दीगर ममालिक में इस तरह की बात हो रही है, चाहे वो कनाडा हो, क्या वो इनफ है? क्या इसका एक्शन, इसकी वजह से हमें कोई एक्शन नज़र आएगा या हम ये सिर्फ बयान और कलामी बातें होती रहेंगी और इस पर कोई अमल नहीं होगा? ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होने जा रहा कि इस तरह की कोई भी रिजर्वेशन भारत में किस तरह से या किस तौर से अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, रिगार्डलेस कि वो किस अक़लियत से बिलोंग करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है उनकी कम्युनिटी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, और ये बढ़ता चला जा रहा है। कनाडा ने आवाज़ उठाई, हम देखते हैं खालिस्तान कैंपेन एक तरफ चल रही है, अब ये जो यूएन रिपोर्ट है ये हमारे सामने आ गई है। क्या आपको लगता है कि ये एक इनिशिएटिव है, इससे आगे जाकर कुछ चीज़ें बदलेंगी, या ये आपको लगता है बेसूद साबित होंगी तमाम तर चीज़ें? आई थिंक पहले इससे बैकग्राउंड में चले जाएं कि ये मोदी गवर्नमेंट और आरएसएस बीजेपी क्यों कर रही है। इन्होंने 4 वॉल्स ऑफ परसेप्शन है भारत की जो बनी ओवर लास्ट 2000 वो डिमोलिश करनी है। 2000 साल की स्लेवरी है, उसके अंदर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की और फिर 150 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट है, फिर किसी हद तक नेहरू की लेगेसी है सेकुलरिज्म। ये 4 वॉल्स अगर आप ध्यान में रखें तो मोदी गवर्नमेंट या आरएसएस को डिमोलिश कर रही है। हिस्टोरिकली आप देखें, असॉल्ट है, चाहे बाबरी मस्जिद थी, उसके बाद औरंगजेब पे आगे जी कि उसकी कब्र खोदी जाएगी, और क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने गवर्न किया है, बेसिकली मुस्लिम रूल रहा है, तो एक बहुत आई थिंक एंगर क्रिएट किया बीजेपी ने अवाम में, और भारत एक नीचस्तान बन चुका है। फिर जो भी लिबरल वॉइस उसके अगेंस्ट काम करती है या बात करती है उसको खामोश करा। जैसे आपने मेंशन किया 1100 असैसिनेशन की इंटेलिजेंस ने खुद कराई है, या जो भारत की दहशतगर्द तंजीमें हैं, लाइक आरएसएस ने गांधी की जो मर्डर किया 1948 की पहली दहशतगर्द तंजीम करार दी गई थी और बैन की गई थी। ये फर्स्ट आई थिंक आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन थी। तो अभी संस्था वगैरह इन्होंने आई थिंक 4-5 तो बड़े नाम जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर गोलकर, प्रोफेसर पंसारे, फिर गौरी लंकेश, जो भी लिबरल, इनको बाकायदा शूट किया गया। और अभी इनके आई थिंक हाथ ने खुल के पाकिस्तान के साथ दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट आई थिंक 70 साल से कर रहे हैं कि इन्होंने फिर ट्रांसनेशनल ऑपरेशन शुरू किया जहाँ की आवाज़ उठती थी। लेट्स से अगर सिख हैं और खालिस्तान का मुताल्लुक, तो कनाडा में आपको याद होगा कि हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ, जिसमें इनकी 3 आप कह लें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व, 3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी मैं देख रहा था कल ही कैनेडियन एक टीवी पे एक इंटेलिजेंस के एक्स हैं सीनियर ऑफिसर कनाडा के, वो कहते थे कि ये बाकायदा जो है इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और बिकेम अ सेंटर ऑफ सेंडिंग डेथ स्क्वाड्स, यानी एम्बेसी जो है, तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है, दोवल का ऑफिस है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, और फिर ऊपर मोदी बैठा हुआ है। तो ये सारा आप कह लें गवर्नमेंट की सैंक्शन से हो रहा है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और अभी अगर आप देखें इंडिया यूएस में जब गुरपत्न पन्नू पे अटैम्प्ट हुई तो उसमें फिर पकड़े गए, अभी निखिल गुप्ता वगैरह का ट्रायल हो रहा है जो रॉ के ऑफिसर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरा ये कि इनका मीडिया बड़े आई वुड से बोस्ट भी करता है, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आप डेथ स्क्वाड भेजें, माइनॉरिटीज को सप्रेस करें, तो बोस्ट करता है जी कि हमारी कैपेबिलिटी, हम कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेयर करेंगे, उस पर काफ़ी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में तो एक अभी वेस्ट में एक फजा बनी, और ये जो रिपोर्ट है आई थिंक अमेरिका की, ये बड़ी आई थिंक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान का जो हमेशा नैरेटिव रहा है कि भारत रीजन में करता है टेररिज्म, अभी ट्रांसनेशनल टेररिज्म पे चला गया अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इसको रोकना चाहिए मेरे ख्याल में एक अच्छी। दूसरा मेरा एक और चीज़ है कि भारत के हाथ तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके हाथ काटे नहीं जाएंगे। आई बीन सेइंग इट ऑन द मीडिया, अग्रेसिव डिफेंस की जरूरत है। दोवल की पॉलिसी थी कि आप भारत की तमाम फॉल्ट लाइन को हिट करें,
इंफॉर्मेशन डोमेन में करें, फिजिकल करें, उसके बगैर ये लोग नहीं रुक। सही। मोहम्मद अली साहब, एग्रेसिव होना पड़ेगा, एग्रेसिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? हम देखते हैं क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त जो हो रहा है, वहाँ अंदर जो मौजूद अक़लियतें हैं वो किस हद तक गैर महफूज हैं, इसके ऊपर भी आवाज़ उठनी चाहिए। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को दबाया नहीं जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं, मतलब वहाँ तो एक मजाक भी बर्दाश्त नहीं है। चाहे फिर आपने कुणाल कामरा वाला देखा होगा, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया, शिवसेना के लोग पहुँच गए, उन पर हमला किया, उनको माफ़ी के लिए फोर्स करते रहे और उनकी जाने से कहा गया कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। सो ऑन हमने देखा मुनव्वर फारूकी के साथ भी यही हुआ था, उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया था। तो मतलब अगर एक कॉमेडियन मजाक भी नहीं कर सकता, अगर एक आम शहरी बात नहीं कर सकता किसी भी सियासतदान के बारे में एंड सो ऑन, किसी के बारे में भी उसके ऊपर तंज नहीं कर सकता मजाक में भी, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मंजर आम पर आने वाले लोग हैं, अगर वो सिक्योर नहीं हैं, जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, उनके साथ क्या होता होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं अभी सब वकार ने बड़ा तफसीली जायजा पेश किया और तज्जिया दिया, उसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि आलमी सियासत में आपको कोई अखलाकियात अब रह नहीं गए हैं। गजा की सूरत हाल आपके सामने है, कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, तो आलमी बरादरी से कोई इस तरह की तवक्को करना कि वो कोई अखलाकी मेयार या उसूलों की बात करेंगे या ह्यूमन राइट्स को अहमियत देंगे, ये एक गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ने ये जो रॉ के हवाले से कदम उठाया है, ये क्यों उठाया है? तो ये कोई इखलाकी या नजरियाती तशवीश की बुनियाद पे नहीं उठाया, ये इस हकीकत की बुनियाद पे उठाया है कि अमेरिका को ये खुशफहमी थी कि जनाब हमने 18-20 साल कील कांटे से लैस किया भारत को, उसको अक़वाम मुत्तहिदा का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बनाने के लिए भी हम लॉबिंग कर रहे हैं, हम उसको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी मेंबर बनाना चाहते हैं, हम उसको जदीद तरीन एटमी टेक्नोलॉजी भी देना चाहते हैं ताकि वो चीन के खिलाफ जो है सफारा हो जाए और फर्स्ट लाइन ऑफ अमेरिकन डिफेंस के तौर पे अपने आप को पेश करे। लेकिन जिस तरह भी कहा गया कि पिछले चंद सालों में मैं समझता हूँ अमेरिका और मगरबी ताकतों की आंखें उस वक्त खुली कि जब उन्होंने देखा कि जिस कील कांटे से वो उसको लेस कर रहे थे और जितना उसको बिल्डअप किया जा रहा था, बजाय ये कि वो अमेरिकी तवक्कुआत पे पूरा उतरता और एक जिम्मेदार अलाई का रोल अदा करता, उसने अपने बढ़ते हुए कद काठ और असर रसूख के जोम में खुद अमेरिका और मगरबी ताकतें जिसमें बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उनके अंदर रॉ के जरिए से दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग और पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उनकी असैसिनेशन की पॉलिसी अपनाई। अब ये जब बात अमेरिका और मगरबी ताकतों ने रियलाइज की कि जनाब ये तो बजाय कि हमारे लिए इस्तेमाल हो चीन के खिलाफ, ये तो खुद हमारे घर में घुस के हमारे ही शहरियों के साथ अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन सिटीजन को हलाक कर रहे हैं, तो ये एक रेड लाइन थी। यहाँ से अमेरिका में सोच जो है उसमें तब्दीली आना शुरू हुई और फिर ये आज की जो बात है ये एक ट्रेंड है। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि जो अमेरिका में रॉ स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन की अटेम्प्ट डिस्कवर हुई थी, वो कोई सियासी मामला नहीं था, वो डिप्लोमेटिक मामला भी नहीं था, वो उनके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिपोर्ट किया था। यानी आप समझे कि अमेरिका के महकमे कानून, वजारत कानून इसको रिपोर्ट कर रही है, तो वो उसी वक्त करेगी जब उसके पास तमाम तर सबूत इसके मौजूद हैं। तो मुख्तसरन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जरिए से पाकिस्तान का जो बयानिया और मौक़िफ़ भारत के हवाले से रहा है कि वो न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरे आलमी बरादरी के लिए अमन और सलामती के लिए खतरा बन चुका है और वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को इस्तेमाल करता है दीगर ममालिक को डिस्टेबलाइज करने के लिए, दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए। इसकी तारीख तो बहुत लंबी है, चाहे वो तामिल टाइगर हो, चाहे दलाई लामा हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे कोई भी हमसाया हो। तो अब लेकिन ये जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करके मुल्कों को डिस्टेबलाइज और दहशतगर्दी को फैलाने की जो रीजनल पॉलिसी थी, अब वो आलमी पॉलिसी बन चुकी है। जब ये एहसास अमेरिका को हुआ तो उसने ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना शुरू किया और मैं ये खुशाइंद बात समझता हूँ, क्योंकि देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पिछले साल
وزیر اعظم مودی نے انوائٹ کیا تھا صدر بائیڈن کو کہ وہ چیف گیسٹ ہوں، گیسٹ آف آنر ہوں 26 جنوری کی پریڈ پہ، لیکن انہوں نے آنے سے معذوری ظاہر کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھارتی افواج کو سلامی جو ہے لیں، جبکہ یہی لوگ جو ہیں امریکی شہریوں کی ہلاکت میں ملوث ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں جب ٹرمپ انتظامیہ بھی آئی ہے تو انہوں نے جب وزیر اعظم مودی کو بلایا وائٹ ہاؤس میں تو کوئی ان کی بہت تعریفیں نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے اوپر اکنامک سینکشنز بھی لگیں گی اور آپ بہت زیادہ غیر منصفانہ تجارتی رواسب رہے ہیں، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور اب حال میں یہ جو را کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ صرف ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی بھارت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ بائی پارٹیزن امریکی ریاست اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور اسٹریٹجک کمیونٹی کا فیصلہ ہے کہ بھارت کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا چاہیے اور اس سے جو عالمی امن و سلامتی کو خطرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدام اٹھانے چاہیے۔ ٹھیک، بریگیڈیئر وقار صاحب، اس سے پہلے بھارت کو ہم نے شری لنکا کے اندر انوالومنٹ ان کی دیکھی ہے، ہم نے بھارت کی انوالومنٹ پاکستان کے معاملات میں تھرو ایران دیکھی ہے، ابھی جو اس وقت بلوچستان میں ہم انسرٹنٹی دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کئی ایسے شواہد ہیں اور ہم بار بار اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اندرونی معاملات میں وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کو عالمی سطح پر اس کو لے جانا چاہیے، کوئی ایک بڑی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو تمام ملکوں کے جو ریزرویشنز ہیں ان کو یکجا کر کے اس کو اور مزید ہائی لائٹ کیا جا سکے، یا پھر ہم کسی بھی ایک عالمی ادارے کے اوپر ہی ریلائی کرتے رہے؟ میرے خیال میں اس میں 3-4 ڈومین میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگری وتھ سعید علی صاحب کے بیسیکلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اگر آپ نے دیکھا تو رپورٹس بھی آئیں گی انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگز ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ ہے، این جی اوز ہیں، لیکن پبلکلی بہت کم ہوتا ہے۔ ابھی آنا شروع ہے، لائک یو ایس اور کینیڈا نے کیا بیکاز ان کے اپنے گھر میں انہوں نے جو ہے کارروائی کی ہے، تو ادھر سے رسپانس آئی وڈ سے کہ اس طرح نہیں آئے گا، لیکن پاکستان چونکہ ریزونیٹ کر سکتا ہے، وی آر آلسو افیکٹڈ، تو اس انوائرمنٹ تو ہے۔ میرے خیال میں 3 جو بڑی ڈبین ہے، انفارمیشن ہم بات کریں بڑا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جب جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا تو کسی کی لائیو کوریج تھا۔ سم ہاؤ آئی فیل کہ ہمارا میڈیا جو ہے بہت زیادہ انورڈ لوکنگ ہے اور بھارت پہ فوکس ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بھارت کے اندر تو پھر 10-12 بڑی فالٹ لائنز ہیں، نارتھ ایسٹ پورا چل رہا ہے، منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، خالصتان اور آکوپائڈ کشمیر بارڈر کرتے ہیں پاکستان۔ اٹس ویری ایزی کہ وہاں پہ آپ اپنا ایک نیریٹو بھی چلائیں اور پھر آپ جو انڈائریکٹ اسٹریٹجی دوول کی جس طرح ہے وہ آپ کریں، اور اس طریقے سے ساؤتھ انڈیا ہے تو بے شمار فالٹ لائنز ہیں، گورتھاز کی نکسلائٹس کے علاقے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں پاکستان شوڈ ناؤ گو اگریسو اور ان فالٹ لائنز کو، فار انسٹنس اگر بھارت جو ہے بلوچ سب نیشنل گروپس کو جن کو میں ایکٹیو ٹیررسٹ نیشنل گروپ کے ان کے لیڈرز لائک میران مری کو ہر دوسرے دن دیا ہوتا ہے، تو کیا پاکستان جو ہے پھر جو خالصتان کے ان کے لیٹس سے ایکسپرنٹس ہیں ان کو نہیں لے سکتا؟ ڈیلی بٹھائے میڈیا پہ۔ منی پور ابھی لائک ناگالینڈ میں تو سنگل ایک میڈیا جن کے سپریم نے کہا جی کہ ہمیں تو علیحدہ جھنڈا اور علیحدہ کانسٹیٹیوشن چاہیے، تو بے شمار فالٹ لائنز پہ آئی تھنک کام کیا ہے۔ پھر ڈپلومیٹیکلی آئی تھنک بڑا ضروری کہ ریجن میں جس طرح ایران ہے اس میں آئی تھنک تھوڑا بہتر انڈرسٹینڈنگ اب ٹیررزم کسی حد تک کم ہوا ہے۔ سری لنکا ہے، بنگلہ دیش میں بھی کافی سپیس ہے پاکستان کے پاس، آپ ریجن کو اکٹھا کرے۔ اس میں چائنا ہے جن کا کامن تھریٹ ہے، اور باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشن آپ نے کہا اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ میرے خیال تینوں ڈومین میں اگریسولی آپ نے چلنا ہے، اور باقی جو ہے بھارت کو ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں خدا نہ خاصا پاکستان اگر انٹیگریٹی کو خطرہ ہوتا ہے تو بھارت نہیں بچے گا، نہ دلی بچے گا، نہ کولکتہ، نہ ممبئی، پھر اٹ ول بی انسنریٹڈ۔ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے، دے شوڈ بی ویری کلیئر کہ آپ گیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ جو ہے پاکستان کرے گا۔ تو میرے خیال میں ایک بڑا کلیئر میسج دی جانا چاہیے، اور آکوپائڈ کشمیر میں جو موومنٹس ہیں ابھی ٹائم آ گیا اس کو فل فلیجڈ پاکستان سپورٹ کرے، ان کو اٹھا کے باہر پھینکے آئے۔ ٹھیک، محمد علی صاحب، ابھی ہم یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں چائنا کے کسی طور سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ اس کے روابط بہتر ہو سکے۔ ابھی ریسنٹلی بھی میں اسی طرح کی ایک نیوز پڑھ رہی تھی۔ یو تھنک یہ بھی امریکہ کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتا ہے، دیٹ کائنڈ آف ویکس دیم اپ کہ جس طرح سے وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کی مارکیٹ کو کسی طرح سے کنٹین کیا جائے، اور سب سے زیادہ جب وہ انڈیا کو اس طرح سے فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں خاص طور پر ڈیفینس لیول پر جا کر، اور اس کے بعد چائنا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ چائنا کے ساتھ اس کے روابط بڑھیں، یہ بھی ان کے سینٹیمنٹس کو کہیں نہ کہیں ہرٹ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ
امریکہ پہ بتدریج یہ بات، اور میں نے بھی جو بہت سے ڈائلاگز ہیں ہائی لیول کے امریکہ کے فیصلہ سازوں کے ساتھ اٹھائی ہے کہ بھارت جو ہے اس کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے وہ یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے صحیح طرح سمجھا نہیں، اور ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ بھارت جو ہے ان کے لیے استعمال ہو جائے گا چین کے خلاف۔ بھائی آپ جب سوویت یونین کا کولڈ وار میں بھارت الائی تھا تو کیا سوویت یونین کی مدد کے لیے افغانستان میں امریکہ سے لڑنے کے لیے بھارت نے کبھی فوجیں بھیجی تھی؟ بھائی بھارت نے تو ہمیشہ بہت چابک دستی اور مہارت کے ساتھ جو اپنی پارٹنرشپس اور الائنسز ہیں بڑی طاقتوں سے، ان کو استعمال کیا ہے خود اپنے یعنی کہ پاور اور لیجیٹیمیسی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اور اپنے انتہائی پور ہیومن رائٹس ریکارڈ اور جو آکوپیشن ہے ملٹری کا کشمیر کے حوالے سے، اس سے نظریں ہٹانے کے لیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو امریکہ پہ اب لیکن چونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خود امریکہ کے اندر بھی وہ اپنے سیاسی مخالفین کو انٹیلیجنس کے ذریعے سے، ہائیسٹ اپروول کے ذریعے سے، دیکھیں یہ وزیر اعظم مودی سے کم کے لیول کی اپروول نہیں ہو سکتی کہ را جو ہے براہ راست، جبکہ امریکہ اس بھارت کو سب سے بڑا اپنا اسٹریٹجک ایلائی سمجھتا ہے چین کے خلاف انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں، اس کے ملک کے اندر یو ایس سٹیزن کو ہلاک کرنے کی اپروول جو ہے اٹ ہیز ٹو کم فرام دا پرائم منسٹرز آفس۔ اس سے کم لیول کے آفیسر کا اتنا بڑا ڈیسیجن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ امریکہ نے ہائیسٹ لیول پہ ان کے سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں اور کئی اہم ترین جو افسران ہیں، انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ بھارت کا دورہ کیا تھا پچھلے سال، اور ان کو یہ ثبوت دکھائے تھے، جس کی وجہ سے بھارت کے اوپر اس وقت کافی دباؤ ہے امریکہ کی جانب سے۔ اور بلکہ بھارت کے اندر بھی یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ امریکہ کی جو توقعات چین کے خلاف بھارت سے ہیں وہ شاید بھارت کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے بھارت اب ایک تھوڑی سی مشکل صورتحال میں ہے کہ دیکھیں $118 ارب کا اس کا بائیلیٹرل ٹریڈ چین کے ساتھ ہے، اور وہ ایک حد سے زیادہ چین کے ساتھ بھی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا، لیکن امریکہ کا جو بڑھتا ہوا پریشر ہے اس کو بھی میٹ کرنا اور چین کے ساتھ ایک بیلنس اسٹور کرنا، یہ دونوں چیزیں بھارت کو ایک مشکل میں ڈال چکی ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقاص حسن صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سید محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا ہے ختم۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔